हेलो अमेजिंग लर्नर्स, वेलकम टू आर्ट थ्योरी मास्टर चैनल। आज की वीडियो में हम 51 से लेकर 100 पूरे 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और 2023 का जो पेपर था उसको जानेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है पीडीएफ का, जहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको प्रीवियस ईयर्स की बुक खरीदनी है जहाँ पर 2012 से लेकर 23 तक के सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, तो वो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, उससे आप परचेज कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। हेलो अमेजिंग लर्नर्स अगेन। देखिएगा आज की वीडियो में अब हम जानेंगे आगे के जो 50 प्रश्न है जो 51 से शुरू होकर 100 तक के जाएंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड है। पहला प्रश्न देखिएगा, क्या द आर्टिस्ट हु डिड नॉट रिसीव फॉर्मल एजुकेशन ऑफ द सब्जेक्ट। कौन से कलाकार है जिन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त करी अपने विषय की, तो वो बताना है। तो आपको बताइए सुधीर पटवर्धन जो एक रेडियोलॉजिस्ट आर्टिस्ट है, इन्होंने कोई भी अपनी फॉर्मल एजुकेशन है ना, जैसे विधिवत तरीके से नहीं प्राप्त की। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। और इसके साथ आपको गी पटेल हो जाएगा और FN सूजा। ठीक है, माधवी पारेख और SH रजा इन्होंने प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन ली है। FN सूजा को तो आपको पता ही है कि कॉलेज से निकाल दिया, इसको गया था। तो ABC वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न है अगला, आइडेंटिफाई जैन तीर्थंकर। जैन तीर्थंकर आपको पता ही है कि जैन धर्म में माने जाते हैं और करीब ये 24 रहते हैं। और 24वें तो आपको पता है महावीर होते हैं। पहले नंबर के रहते हैं आदिनाथ स्वामी, जिसे ऋषभ देव भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक जैन तीर्थंकर आइडेंटिफाई हो गया। जगन्नाथ आपका पुरी में मंदिर है, पर वो जैन से रिलेटेड नहीं है, न ही तारानाथ का। नेमिनाथ जो है आपको पता ही 22वें तीर्थंकर रहेंगे जैन धर्म की। ठीक है, 24 तीर्थंकर है, उसके बाद नहीं हुए तीर्थंकर। तो आपके जो राइट आंसर है ए और डी ओनली आला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53। एंडी वरोल वर्क्स फीचर। एंडी वरोल के वर्क्स फीचर बताने, आपको बताइए पॉप आर्टिस्ट में काफी बड़ा नाम है। और पॉप आर्ट में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर भी बनाए, जैसे मार्लिन मोनोरो का जो सेलिब्रिटी है उनका बनाया था तड़कता भड़कता हुआ। और एल्विस प्रेस्ले का भी इन्होंने काफी अच्छा पोर्ट्रेट बनाया था, और प्रॉपर तरीके से भड़कते तड़कते रंगों से। और ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ए और सी ओनली। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न है 54वां 54। आर्टिफैक्ट्स रिलेटेड टू जोमन पीरियड। ठीक है, जोमन पीरियड एक जापान में आर्ट से रिलेटेड पीरियड था। तो उसमें पूछा गया कि उससे क्या क्या संबंध रहा। तो यहाँ पे रहेगा फ्लेम वेयर, ठीक है, डोटाच हो जाएगा और हमीवा। ठीक है, वैसे तो हनीवा कुछ होना चाहिए था, क्योंकि हनीवा पोट्री काफी फेमस है इस साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी और डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ACD सेकेंड वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है षडांग जो यशोधर पंडित ने लिखा था, बताया था, है ना। जो षडांग आपको बताइए चित्रकला के 6 अंग है। रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम चित्र इति चित्र षडंगकम। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। तो रूप भेद तो है, प्राणा नहीं है, प्रमाण है। तो यहाँ पे भाव हो जाएगा और लावण्य योजना। तो प्राणा को छोड़कर आपका ACD ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो रूप भेद भाव हो गया, लावण्य होगा, ACD आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पेंटर ऑल्सो नॉन फॉर इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट। इंस्टॉलेशन आर्ट के लिए आपको बताइए विकास भट्टाचार्य तो रियलिस्टिक हाइपर रियल में काम कर रहे हैं। वेद नायन यहाँ पे सही हो जाएंगे। और विवान सुंदरम, ठीक है, विवान सुंदरम का हाल ही में निधन भी हुआ था, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे कलाकार है ये। और तो BC आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिएगा हु वर द चेयरमैन ऑफ ललित कला अकेडमी न्यू दिल्ली। तो आपको बताना है कि कौन कौन से चेयरमैन रहे ललित कला अकादमी के अंदर, है ना, कौन कौन से अध्यक्ष थे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो पहले अध्यक्ष रहे, है ना। मैंने आपसे पहले वाली वीडियो में भी उन चेयरमैन का नाम पूछा था कि जो पहले रहे थे, है ना, जब अबुल कलाम ने रिबन काटी थी उस समय जब पहले चेयरमैन थे ललित कला अकादमी के, कौन थे। तो यहाँ पे बताना है। तो आपको पता ही है कौन कौन थे। तो RB भास्करन हो जाएगा और शंखो चौधरी हो जाएगा। ठीक है, शंखो चौधरी और RB भास्करन। तो A और C वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58 है स्कल्प्टर्स। ठीक है, जो मूर्तिकार होते हैं मेनली नॉन फॉर स्टोन स्कल्पचर, जो पत्थर बड़े बड़े पत्थरों का यूज करके बड़े स्कल्पचर्स बनाया करते थे, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से वो कलाकार है। तो आपको पता ही है VR खजूरिया हो गया, नागजी पटेल हो गया, बहुत शानदार कलाकृति है नागजी पटेल की। तो आपने देखी होगी बानियान ट्री, है ना, और काफी शानदार चीजें बनाई इन्होंने बड़े बड़े पत्थरों से, है ना, सैंडपुरी नो।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो माना है रमेश पटेरिया, वी आर खजूरिया और नागजी पटेल। ठीक है, तो ए, बी और डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 है, फॉलोइंग सिटीज हैव नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, है ना, जिसे हम शॉर्ट में एनजीएमए भी कहते हैं, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट को। तो नगमा कौन कौन सी सिटी में, आपको बताइए। मुंबई में भी मौजूद है, दिल्ली में तो है ही सबसे बड़ी, और बेंगलोर। ठीक है, तो इन 3 जगह पर आपकी एनजीएमए स्थित है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, देखिएगा। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई एड गुरुज फ्रॉम द फॉलोइंग। जो विज्ञापन के क्षेत्र में बड़े बड़े नाम है ना, एड गुरुज, उनके बारे में बताना है। तो आपको पता है पीयूष पांडे तो लेजेंड है, और आलेख पदमसी इज ऑल्सो अ लेजेंड, और दोनों ही बहुत शानदार एड गुरु है, विज्ञापन बनाते हैं एडवर्टीजमेंट में। ठीक है, तो बी सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, कभी भी फादर पूछ ले एडवर्टाइजिंग का तो पीयूष पांडे मानता है, कभी नेट वाले, और कभी आलेख पदमसी। जैसे अभी डीएसएसबी में आया हुआ था सेम क्वेश्चन, और पीयूष पांडे को माना गया। और अगर नेट के क्वेश्चन देखोगे प्रीवियस ईयर के, तो उसमें आलेख पदमसी को माना गया। तो ये कंफ्यूजिंग रहता है, तो इस बार इन्होंने ऐसा कुछ क्वेश्चन दोनों ही दे दिया ऑप्शन में। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना नॉलेज बढ़ाओ, प्रीवियस ईयर के जितने हो सके क्वेश्चन को देखो। ठीक है, और मेरी बुक है, आपको पता ही होगा, उसको भी आप देख सकते हो। अगर मंगानी हो तो आपको मैसेज करना होगा नंबर पे। देखिएगा, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61, आइडेंटिफाई एनालोगस कलर स्कीम फ्रॉम द फॉलोइंग। एनालोगस आपको पता होना चाहिए, जो कलर व्हील होता है उसके पास पास के जो रंग होता है उसको एनालोगस कलर कहते हैं। जैसे प्राइमरी कलर देखे तो रेड, येलो और ब्लू। ठीक है, ये हो गए हमारी प्राइमरी कलर, और दो प्राइमरी कलर को मिला दे तो हमारा सेकेंडरी कलर बनता है। ठीक है, जैसे रेड येलो को मिला दो तो ऑरेंज, ब्लू येलो को मिला दो तो ग्रीन, और ब्लू रेड को मिला दो तो पर्पल। ठीक है, तो ये साथ वाले कलर, जैसे येलो है ना, ये हो गया, येलो के साथ ऑरेंज हो गया, है ना, और ऑरेंज, तो ये एनालोगस कलर है जो साथ में है। ठीक है, तो एनालोगस कलर जो साथ में हो, कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो अपोजिट हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे आप पहचान लोगे, फर्स्ट वाला सही रहेगा। और येलो, ब्लू, ब्लू ग्रीन, तो ब्लू इस साइड आता तब ये सही रहता ऑप्शन। ब्लू, ब्लू पर्पल, ब्लैक, ब्लैक बिल्कुल नहीं आएगा। येलो, ऑरेंज, ऑरेंज, रेड, तो ये वाला सही है। तो ए और डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है। यहाँ पे पूछा गया है कि फेमस फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग रहे जो आर्ट स्कूल से भी फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त किए, वो कौन कौन से लोग हैं यहाँ पर आपको बताना है। तो अमोल पालेकर हो जाएंगे, इफ्तियार खान हो जाएंगे, और नाना पाटेकर। इन्होंने कला की औपचारिक शिक्षा प्राप्त करी है ना, फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त की है, और आपको पता ही है कि फिल्म इंडस्ट्री में ये लोग काफी प्रसिद्ध है, फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रिंट मेकर हु आल्सो वर्क इन 3 डायमेंशन रिलीफ एंड राउंड स्कल्पचर। ठीक है, उन प्रिंट मेकर के बारे में बताना है जो थोड़ा सा रिलीफ यानी उभरे हुए और राउंड स्कल्पचर के लिए भी काम किया। तो लक्ष्मण गौड़ यहाँ पे सही रहेंगे। ठीक है, उन्होंने भी कुछ काम किया, जैसे पेड़, आदमी, औरत को लेकर, और नई नई टेक्निक्स वगैरह इजाद करी। और के लक्ष्मण गौड़ के बाद सोमनाथ होरे, आपको पता ही है, वूंड सीरीज में थोड़ा सा रिलीफ वाला फील दिया है सोमनाथ होरे ने, और काफी अच्छे से दिखाया उस घाव को। ठीक है, सोमनाथ होरे, लक्ष्मण गौड़, ए और बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 64 है, इंडियन फिलोसफर हु हैव डन वर्क्स ऑन एस्थेटिक। एस्थेटिक जिसे हम सौंदर्य शास्त्र कहते हैं, सौंदर्य शास्त्र पर लेखन करने वाले भारतीय दार्शनिक निम्नलिखित में से कौन है। तो 64 में ये पहचाने आपके, तो यहाँ पर राइट आंसर है बी, सी और डी। ठीक है, डॉक्टर कांति चंद्र पांडे, सुरेश नाथ दासगुप्त और पंच पगेश शास्त्री। ठीक है, इनको यहाँ पर माना गया है जो भारतीय सौंदर्य शास्त्र पर लिखते हैं, राइट करते हैं, अपनी फिलोसफी देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिएगा, सतीश गुजराल वॉज नोन एज। आपको पता है सतीश गुजराल जो एक पेंटर भी रहे, स्कल्प्टर भी रहे, आर्किटेक्ट भी रहे, और आपको ये बताना है सतीश गुजराल ने एक बहुत अच्छा म्यूरल बनाया था एक एम्बेसी के लिए। ठीक है, तो नहीं, आर्किटेक्ट मतलब उसकी बिल्डिंग डिजाइन करी थी, तो वो कौन सी एम्बेसी है वो आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
तो यहाँ पे पेंटर स्कल्पचर आर्किटेक्ट वाला BCD वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सतीश गुजराल का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मैच लिस्ट 1 to 2। तो लिस्ट 1 से 2 को मैच करना है, तो आपको पता है ट्रम्प ऑफ लेबर बनाया है DP राय चौधरी ने, ठीक है। और बानियान ट्री या बानियान गेटवे आ जाए तो नागजी पटेल हो जाएगा। और डांसिंग गर्ल आपको पता ही है मोहनजोदारो से मिली है, ब्रोंज की बनी। और यक्ष यक्षिनी ये राम किंकर बैच की मूर्ति हो जाएगी, ठीक है। तो ये मूर्तियां और उसके मूर्तिकार से आपने मैच कर दिए होंगे आई थिंक अच्छे से, तो उसके अनुसार आप ऑप्शन पे चुन लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, मैच लिस्ट 1 to 2। तो आपको बताइए बांकुरा का आपको टेराकोटा काफी फेमस रहेगा, बस्तर का ढोकरा कास्टिंग काफी फेमस रहेगी, काली घाट का क्या फेमस रहेगा तो पटचित्रा, ठीक है। और वाराणसी में वुडन टॉय, ठीक है। और इसको समझाने की जरूरत है ही नहीं, आपको पता ये फेमस है ना। बांकुरा में टेराकोटा की काफी चीजें बनती हैं, बस्तर में ढोकरा कास्टिंग से मूर्तियां बनती है, और कालीघाट में पटचित्र यानी मोटे कपड़े पर चित्र बनते हैं, और वाराणसी में वुडन के टॉय यानी लकड़ी के खिलौने। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 68 है, मैच लिस्ट 1 to 2। तो यहाँ पर टूवर्ड अ न्यूअर लकून, तो ये वाला जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर माना है पहले का तीसरा, सीमेंट ग्रीनबर्ग, क्लेमेंट ग्रीनबर्ग का रहेगा ये काम। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट किसने लिखी है, हेरविच वोफिन ने। और सी का चौथा रहेगा ग्रिसेल्डा पोलॉक का रहेगा विजन एंड डिफरेंस, और द स्टोरी ऑफ आर्ट रहेगा एमरिस गोम्बिच की, ठीक है। तो इसके अनुसार अपना लगा लीजिएगा लिस्ट को। अगला प्रश्न देखिएगा, मैच लिस्ट 1 to 2। इकेबाना आपको पता ही है फ्लावर से रिलेटेड है, जो जापानीज लोग करते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए अगला है काबुकी, ये एक थिएटर है ना, काबुकी। और किमोनो ये कॉस्ट्यूम है, और हाक्यू पोइट्री है, ठीक है। ये जापानीज टर्म है, इसको जितना अच्छे से हो सके याद करो, क्योंकि ये आपके आगे आने वाले कई सारे एग्जाम्स में आएंगे, है ना। जैसे इकेबाना कई बार आ रखा है नेट के प्रीवियस ईयर में। ये 3 जो नीट टर्मोलॉजी है इसको अच्छे से याद करो, ध्यान दो, ठीक है, आपको और क्लैरिटी मिलती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 है, यहाँ पर पूछा गया है लिस्ट 1 से 2 को मैच करना है। तो हरेन दास आपको बताइए होम बर्ड वुडकट, ठीक है, ये उनका काम है, ठीक है। हरेन दास का कौन सा, तो होम बर्ड्स जो है वुडकट में इन्होंने बनाया। अनुपम सूद अनुपम सूद का काम है ऑफ वॉल्स, आपने देखा होगा ऑफ वॉल्स में जिसको हिंदी में दीवारों के सरोकार कहते हैं, और मतलब एक औरत उसके पति की लाश वगैरह उसमें दिखाई गई है। देवयानी कृष्ण, ठीक है, इसका काम कौन सा है तो अल्लाह सीरीज जो इंटेग्लियो में इन्होंने बनाया, और जरीना का ग्रे सिटी एचिंग, ठीक है। इसमें से 2 काम जो है रिपीटेड है, जैसे ऑफ वॉल्स और अल्लाह सीरीज, ठीक है। बाकी जो है नए नए काम, हरिन दास का ये होम वर्ड्स टू वर्ड वाला ये भी आपका रिपीटेड है। तो क्वेश्चन जो है ना रिपीटेड करना आसान हो जाता है जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा देखते हो। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन देखिएगा 71 है, लिस्ट को मैच करना है। तो लाइमस्टोन हम आपको पता है लिथोग्राफी में यूज करते हैं, है ना, उसको घिसते हैं, बनाते हैं, अच्छे से करते हैं काम सारा, ठीक है। तो पहले का चौथा रहेगा। और इसके बाद देखिएगा पोर्टर जो है डिजिटल में काम लेंगे। रिलीफ जो है हम लिनो कट में करते हैं, है ना, कॉपर प्लेट पे करते हैं एचिंग, ठीक है। तो सी का पहला और डी का दूसरा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा 72, इम्प्रेशनिज्म, तो स्कूल ऑफ आई है ये, राइट यहाँ पर। दादाइज्म रॉकिंग हॉर्स हो जाएगा। और ऑप आर्ट, तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, जो दिखता है वैसा होता नहीं है, और वैसे ही ऑप्टिकल आर्ट है ना, इल्यूजन बेस्ड, जैसे आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट में पैटर्न होते हैं, और आप ध्यान से देखो तो वो घूमती रहती चीजें। क्यूबिज्म जो है बिजार क्यूबॉइस, ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। तो हिंदी में भी वही सारी चीजें रहेगी, इम्प्रेशनिज्म का
स्कूल ऑफ आई, ठीक है। और दादाइज्म जो रहेगा रॉकिंग हॉर्स हो जाएगा। ऑप आर्ट में स्यू ऑप्टिकल इल्यूजन, बेसिकली क्यूबिज्म मतलब विचित्र घनाकृति, यानी जो एक क्यूबॉइड टाइप का जो हम बनाते हैं देखते हैं वो क्यूबिज्म में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 73। के जी सुब्रमण्यम का पूर्वापल्ली सीरीज काफी फेमस है। राम किंकर बैच की जो मूर्ति है संथाल फैमिली वो फेमस है। विकास भट्टाचार्य की हाइपर रियलिज्म की डॉल सीरीज काफी फेमस है। और अमृता शेरगिल का रहेगा ब्रह्मचारी। तो ये इसके चित्रकारों के स्कल्प्टर के अनुसार, उनके प्रिंट के अनुसार हमने मिला दिया। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिएगा, तो देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है 74। मैच द लिस्ट 1 सेकेंड। फोटोशॉप आपको पता ही है रेस्टर इमेज प्रोड्यूस करता है और कोरल ड्रॉ करता है वेक्टर इमेज। रेस्टर और वेक्टर में एक फर्क ये होता है, जहां पर रेस्टर इमेज पिक्सेलेट हो जाती है जब बड़े करते हैं हम, और वेक्टर इमेज कितना भी बड़ा कर लो वो पिक्सेलेट नहीं होती, ठीक है। तो फोटोशॉप हमारी रेस्टर इमेज प्रोड्यूस करती है और कोरल ड्रॉ वेक्टर इमेज। और आफ्टर इफेक्ट जो है मल्टीमीडिया का काम करता है और आपका एक्स डी यू आई यू एक्स बनाने में काफी हेल्प करता है। तो ये अकॉर्डिंग टू ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 3 और पहला 3 1 4 2। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 5 है। इसमें आपको बताना है कौन सा कलर क्या डिपिक्ट करता है। तो आपको बताइए ब्लू कलर जो है इंटेलेक्ट है ना, जो बुद्धि होती है, निष्ठा होती है, लॉयल्टी, वो प्रेजेंट करता है। रेड कलर आपको पता ही है थोड़ा सा गर्म कलर है, तो ये क्या प्रेजेंट करता है, तो ये दिखाता है ओजस्वी यानी वाइटलिटी, करेज है ना, उत्तेजना, साहस, ओजस्वी, ये सारी चीजें रेड कलर प्रेजेंट करता है। ग्रे कलर आपको क्या प्रेजेंट करता है, मैच्योरिटी और पेशेंस, ठीक है। मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता, धैर्य, पेशेंस धैर्य है ना, साहस। और ऑरेंज कलर जो है प्रेजेंट करता है लग्जरी, नॉलेज को, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कलर कौन सा क्या प्रेजेंट करता है और वो कलर कौन से रस में भी यूज होता है, तो रस के अकॉर्डिंग भी कलर्स को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 76 है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेआउट प्रेस, ठीक है। लेआउट प्रेस या प्रेस डिजाइन जब आप देखते हो करते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तो आपको ना यहाँ पे भी सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले आप थंबनेल बनाते हो, ठीक है। थंबनेल क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे थंब के हिसाब से जो आप जल्दी बना सको, प्रोड्यूस कर सकते हो अपना आइडिया, है ना। एक बहुत ज्यादा जल्दी होता है ये थंबनेल, ठीक है। जब उसको फाइनलाइज करना होता है तब उसको थंबनेल को है ना रफ करते हैं, है ना, थोड़ा सा फाइनलाइज करके बड़ा बना के क्लाइंट को या जिसको हम दिखा रहे हैं उसको प्रेजेंट करते हैं। फिर वो थोड़ा सा फाइनलाइज कर दे तब उसको कॉम्प्रिहेंसिव एकदम तैयार की जाता है। और मैकेनिकल जो प्रोसेस है, मतलब उसको लास्ट में प्रिंट करना है या उसको अच्छे से प्रोड्यूस करना, तो वो वाला प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो बी सबसे पहले आएगा, तो यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन अपने आप सही हो गया, बी डी ए सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 77। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्रिंटिंग प्रोसेस एज पर द इन्वेंशन। इन्वेंशन जो उनकी खोज हुई उनके अनुसार हमें लगाना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप ये चीज देखिए कि जो लेटर प्रेस है ना, चाहे वो गुटेनबर्ग का हो या कोरिया का हो या चाइना का हो, सबसे पहले यूज कर लिया गया था, ठीक है। और उसके बाद का देखें तो स्क्रीन प्रिंटिंग, ठीक है, जिसे हम सेरिग्राफी भी कहते हैं अलग अलग नामों से, जहाँ पर स्क्रीन का यूज करते हैं और कोई से भी सरफेस को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, वो आई। फिर ऑफसेट आई और लेजर प्रिंट तो आपको पता ही है आजकल बहुत ज्यादा चलती है, तो ये उसका प्रोसेस रहेगा। तो पहले आएगा सी, तो सी ये वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 78 है, प्रोसेस को हमें क्या करना है, लगाना है, सेलेक्ट, सही प्रोसेस को सेलेक्ट करना है। तो आपको पता ही है जब हम पेंटिंग बनाते हैं तो सबसे पहले एक पर्टिकुलर साइज लेते हैं कि हम किस पर्टिकुलर साइज पे स्पेस पे उसको पेंट करें, बनाए, ठीक है। उसमें फिर मतलब प्राइमिंग करते हैं, है ना, जो एक सरफेस चिकना सरफेस टाइप का हो जाए, यानी उसमें पेंटिंग करने में कोई दिक्कत ना रहे, है ना, हल्का हल्का सा रफ रहे। तो प्राइमिंग करने के बाद फिर ड्राइंग आती है, ठीक है। ड्राइंग करने के बाद हम पेंटिंग करते हैं और पेंटिंग जब
एकदम कंप्लीट हो जाती है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, है ना, उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, सेव करने के लिए फ्रेमिंग करते हैं। ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा। सबसे पहले आएगा साइजिंग, फिर आएगा प्राइमिंग, फिर ड्राइंग, फिर पेंटिंग, और लास्ट में आएगा फ्रेमिंग। ठीक है, तो सबसे पहले साइजिंग वाला यानी सी देखो यहाँ पे ये वाले ऑप्शन में रहेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 79 है, सेलेक्ट द क्रोनोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट। क्रोनोलॉजी मतलब है आपको समय के अनुसार, है ना, काल क्रम अनुसार कलाकारों को, आर्टिस्टों को लगाना है। तो सबसे पहला देखिएगा यहाँ पर है नंदलाल बोस, जो बिहार के मुंगेर में 1882 में जन्मे। मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई, ठीक है, 1897 में इनका जन्म हुआ। सुनैना देवी, ठीक है, सुनैना देवी का 1897 में, सॉरी 1875 में, और मुकुल डे का हुआ था 1895 में। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कौन आ गया, तो सुनैना देवी, यानी सी सबसे पहले आपका ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 80 है। यहाँ पर भी क्रोनोलॉजी लगानी है, कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो अमरनाथ सहगल देखोगे 1982 में जन्मे थे। फिर राम किंकर बेज देखे तो 1906 में। ठीक है, तो सबसे पहले राम किंकर बेज ही दिख रहे चारों में से, है ना, धनराज भगत उसके बाद के, शंखु चौधरी उससे पहले के। ठीक है, तो धनराज भगत जो है 1917 में जन्मे, और शंखु चौधरी 1916 में। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे राम किंकर बैज। बी देख लो सबसे पहले, इन दो में आ रहा है। उसके बाद देखोगे आप तो शंखु चौधरी, मतलब डी। तो ये वाला ऑप्शन चौथा आपका सही हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न है 81। यहाँ पर भी आपको क्रोनोलॉजी मतलब कालक्रम के अनुसार स्कल्पचर यानी मूर्तिकारों को लगाना है। तो पैब्लो पिकासो का जन्म आपको पता ही है 1881 का रहेगा, और माइकल एंजेलो का जो हाई रेनेसांस का आर्टिस्ट है 1475 का। लोरेंजो घिबर्ती रहेंगे काफी पुराने, यानी 1378 का इनका जन्म। डोनाटेलो इनका जन्म होगा 1386 का। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इनके जो क्रोनोलॉजी यानी एज है या इनके टाइम पीरियड है उनके अनुसार लगाओगे तो सबसे पहले आएगा लॉरेंजो घिबर्ती, तो यहाँ पे लॉरेंजो घिबर्ती आ जाएगा। और सेकंड में आएगा डोनाटेलो। ठीक है, तो सी डी यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 82 है, अरेंज द आर्टिस्ट इन क्रोनोलॉजी सीक्वेंस। वही आपको क्रोनोलॉजी लगाना है आर्टिस्टों की। तो सबसे पहले देखते हैं कृष्णा रेड्डी, 1925 में ये जन्मे थे। राजा रवि वर्मा आपको पता है किल्ली मनूर में इनका जन्म हुआ था, केरल में 1848 में। इसके बाद देखिएगा आर एम पलानीअप्पन, 1957 में इनका जन्म हुआ था। फिर देखोगे नेक्स्ट आर्टिस्ट तो गगनेंद्र नाथ टैगोर, 1867 में इनका जन्म हुआ था। और के लक्ष्मा गौर 1940 में जन्मे। ठीक है, तो इनके अनुसार आप लगाओगे तो ये आपका बी डी ए ई सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 83, चूज अ करेक्ट सीक्वेंस इन रिगार्ड्स ऑफ लिथोग्राफी प्रोसेस। लिथोग्राफी प्रोसेस के अनुसार हमें क्या करना है, तो उनका सीक्वेंस सही से लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लाइम स्टोन होता है ना उसको ग्राइंड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका लाइम स्टोन है, तो एक लाइम स्टोन नीचे और ऊपर रख के अच्छे से उसे ग्राइंड करते घुमाते फिरते हैं। ठीक है, जिससे वो सरफेस जो है इक्वल टाइप की लगे, और जो भी ड्राइंग वगैरह हो तो वो बराबर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राइंड द स्टोन। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं ड्राइंग ऑन द स्टोन। ठीक है, उस पर हम ग्राइंड वगैरह करके, है ना, फिर उस पर जब सरफेस सही हो जाएगी उस पर ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग करने के बाद उस पर गम इन द स्टोन मतलब गम लगाएंगे। एक रिपल्शन क्रिएट करते हैं ना, जैसे ऑयल और वाटर का, तो गम वगैरह लगाते हैं, फिर खूब सारा पानी लगाते हैं। ठीक है, गम लगाने के बाद हम उसको करते हैं प्रूफिंग, और प्रूफिंग के बाद करते हैं लास्ट में फिर प्रिंटिंग, मतलब उसके ऊपर इंक लगाकर जब वाटर पानी का एक रिपल्शन क्रिएट हो जाता है उस पर इंक लगाते हैं, एंड देन हम प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी और डी, सी डी वाला ये आपका फर्स्ट ही ऑप्शन है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 84, क्रोनोलॉजी लगानी है आपको यानी समय के अनुसार इंडियन पेंटिंग्स को, जो भारतीय पेंटिंग है ना, जैसे कंपनी स्कूल। आपको पता ही है जब पहाड़ों पर भी जो मिनिएचर है वो खत्म हो जाती है, मुगल में भी जो है खत्म होने के बिल्कुल कगार पे हो जाती है, और कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ऑफिसर्स हैं
उनकी शरण में चित्रकार जाते हैं, तो वो कंपनी स्टाइल स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये 18वीं शताब्दी मान सकते हो जब वो शुरू होती है। तो इसमें से सबसे पहले देखोगे ना, तो जैन मिनिएचर, जो जैन मिनिएचर है, लघु चित्र है, वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, यानी 15वीं शताब्दी करीब में ये शुरू हो जाती है। राजस्थानी, ये आपकी 16वीं शताब्दी में शुरू हो जाती है। ठीक है, 16 सेंचुरी में। और ये जैन मिनिएचर से ही शुरू होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मेवाड़ वगैरह, तो वो इसी से शुरू होते हैं। तो राजस्थानी के बाद आपको पता ही है, जब मुगल की हालत खस्ता होती है, खस्ता मतलब औरंगजेब जब आता है, तो खूब सारे कलाकार वगैरह बैन होने के कारण इधर उधर जाते, तो कुछ पहाड़ियों पे जाते, तो ये 17वीं सेंचुरी में स्टार्ट होता है। ठीक है, वो कंपनी स्कूल आपको पता ही है, जब मुगल की भी बहुत बुरी हालत होती है, पहाड़ी हर राज्यों को इकोनॉमिकली काफी वीक किया जाता है, तब कंपनी स्कूल वगैरह शुरू होता है आर्टिस्टों के द्वारा। तो 18वीं शताब्दी इसको मान सकते हो। ठीक है, तो आपको पता चल गया डी सी बी ए वाला आपका सही ऑप्शन होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेस्ड ऑन क्रोनोलॉजी। ठीक है, क्रोनोलॉजी के अनुसार लगाना है। अगर इस क्वेश्चन में आपको ए डी या बी सी की अच्छे से नॉलेज है ना, तो आप कर लोगे। मतलब जो बी सी वाला पैरामीटर है वो हमेशा उल्टा चलता है, मतलब वो जीरो आएगा, फिर उसके बाद एडी पे जाएगा। जैसे हम 2022 में 2023 में जी रहे हैं, तो 2023 यानी जीरो से हम 2023, उससे पहले का भी समय था जो हम बीसी में काउंट करते हैं, और जो उल्टा चलता है, मतलब 5,000 फिर 4,000 फिर 3,000 फिर 2,000, वो जीरो पे आएगा, उसके बाद एक सही सीक्वेंस में चलता है। तो देखिएगा यहाँ पर भी उसी को हिसाब से लगाना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, तो आपको पता ही है 28,000 बीसीई पहले आएगा, फिर उसके बाद 15 से 13,000 बीसी आएगा, उसके बाद 2500 से 1600 का समय आएगा, और उसके बाद 2100 वाला समय। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, डी सी ए बी। ठीक है, यहाँ पे बीसी वाली नॉलेज आपको 1 नंबर यानी 2 नंबर दिलाती है क्वेश्चन के। अगला प्रश्न देखिएगा 86, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, कथन है, जिसमें एक असर्शन रीजन है, उसमें आपको बताना है कि कौन सा सही और गलत है। तो देखिएगा पहला जो असर्शन है 86 का, इसमें बोला गया आइडिया आर सोल ऑफ एडवर्टाइजिंग। जो आइडिया है विज्ञापन में, है ना, विचार जो होता है विज्ञापन में, एडवर्टाइज में, है ना, वो सोल है, वो आत्मा है उसकी। तो कहीं ना कहीं बहुत सही कहा गया है। और देखिएगा ओनली एडवर्टाइजमेंट विद अ गुड आइडिया आर सक्सेसफुल व्हेन पब्लिश्ड। ठीक है, ओनली एडवर्टाइजमेंट विद गुड आइडिया, अगर हम विज्ञापन करते हैं एक अच्छे आइडिया अच्छे विचार के साथ, आर सक्सेसफुल व्हेन पब्लिश, वो सक्सेसफुल होता है जब वो पब्लिश होता है। तो इसका जो है हम मान नहीं सकते, जो सेकंड वाला जो रीजन दिया गया वो बिल्कुल मैच कर रहे हैं। ठीक है, आइडिया एडवर्टाइजिंग की सोल है, आत्मा है। तो एडवर्टाइजिंग क्या है, तो एक तो इंफॉर्मेशन का सोर्स है, और वो तभी सक्सेसफुल होता है जब जिसके लिए वो किया जा रहा है, जिस इंफॉर्मेशन के लिए वो दिया जा रहा है, वो लोगों तक पहुंचे। ठीक है, तो एक नए आइडिया से वो इंफॉर्मेशन पहुंचानी, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर भी माना भी वही है कि ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, जो रीजन है वहां पर यहाँ पर बिल्कुल गलत बताया गया। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ते हैं तो विज्ञापन की आत्मा विचार है, यानी आइडिया। प्रकाशित होने पर केवल अच्छे विचार वाले विज्ञापन सफल होते हैं, बिना अच्छे विचार वाले भी सफल हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आर असत्य है और ए सत्य, थर्ड ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 87 है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ठीक है, असर्शन रीजन है, वही आपको बताना है। मिक्स्ड मीडिया स्कल्पचर। ठीक है, स्कल्पचर यानी जो मूर्तियां होती है अलग अलग धातुओं से बनी होती है, तो उसे मिक्स मीडिया कह देते हैं। इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल, तो बिल्कुल सही कहा गया असर्शन में। रीजन बताया जा रहा है कि ब्रॉन्ज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट मेटल्स। ठीक है, यहाँ तक। सो ब्रॉन्ज स्कल्पचर में बी ट्रीटेड एज मिक्स मीडिया स्कल्पचर। तो इस सेकेंड वाली लाइन रीजनिंग की मेरे को सही नहीं लग रही। ठीक है, तो मेटल, आपको पता ही है मेटल जब बनता है ब्रोंज का, तो उसमें 3 धातु तो होती है, जिसमें टिन और जस्ता भी होता है, बट हम ये नहीं कह सकते कि वो एक मिक्स मीडिया स्कल्पचर है। ठीक है, मिक्स मीडिया में अलग अलग धातु दिखनी होनी चाहिए। ठीक है, जबकि ब्रोंज में हम सब कुछ मिला देते हैं, चाहे वो कॉपर हो, जिंक हो, टिन हो।
तो ये रीजन यहाँ पर भी गलत ही माना है, और असर्शन बिल्कुल यहाँ पे सही बताया गया है। तो यहाँ पर भी थर्ड ऑप्शन ही ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, हिंदी में भी वही रहेगा, मिश्रित माध्यम मूर्तिकला विभिन्न सामग्रियों का मिश्रण है, और ब्रांज जो विभिन्न धातुओं का सम्मिश्रण होता है, इसलिए ब्रांज को मिश्रित माध्यम मूर्तिकला माना जा सकता है। ठीक है, सेकंड वाला रीजन, सेकंड वाली लाइन मेरे को सही नहीं लगी रीजनिंग की यानी कारण की, तो यहाँ पे भी सही रहेगा थर्ड ही। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, यहाँ पर भी असर्शन देखिएगा। तो एडवर्ड मंच पेंटेड मेनी पेंटिंग रिलेटेड टू द हेल्पलेसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग इन फ्रंट ऑफ डेथ। जो एडवर्ड मंक है, तो उन्होंने मृत्यु के सम्मुख मानव की विविधता को उनके चित्रों में सज्जित किया, मतलब अपने पेंटिंग में वो सारी चीजें दिखाई गई है जब वो मृत्यु सामने खड़ी होती है। इसका जो रीजन है, कारण क्या दिया गया मंच ने, तो देखिएगा मंच डिड नॉट फेस एनी मेजर मिस हैपनिंग इन हिज फैमिली। जो मंक है, इसने अपनी फैमिली में, परिवार में कोई ऐसा अनहोनी यानी बड़ी मिस हैपनिंग का मुकाबला नहीं किया, है ना, फेस नहीं किया। तो हमें दोनों में से सही से चूज करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। तो देखिए किसी की भी फैमिली हो तो मिस हैपनिंग तो होती है, तो रीजन तो आपको पता ही है गलत ही है। एडवर्ड मंच का जो असर्शन है, जो उन्होंने अपनी पेंटिंग में दिखाया, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, उन्होंने पेंटिंग में क्या दिखाया कि जब मृत्यु सामने खड़ी होती है तो मानव की क्या क्या विशेषता है ना, क्या क्या उसे एकदम से सूझता है, ये करना वो करना, कैसे उससे बचना, तो वो सारी चीजें उसने अपनी चित्रों में दिखाया है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 89 है, स्टेटमेंट है हिंदू किंग हरिसेन of the Vakataka dynasty along with member of his court patronized the cave at Ajanta। जो हिंदू राजा थे हरिसेन, उसने अजंता की केव के लिए पैट्रोनाइज मतलब संरक्षण दिया था कुछ गुफाओं का। तो जब हम अजंता पढ़ते तो वो सारी चीजें हमें पता चलती है हरिसेन के बारे में। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 तो हमारी बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द साइट ऑफ अजंता इज डेडिकेटेड टू बुद्धिज्म, हिंदुज्म, जैनिज्म। बुद्धिज्म तो ठीक था, ये हिंदुज्म जैनिज्म यहाँ पर आके ये स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। ठीक है, क्योंकि अजंता सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म पे आधारित है। एलोरा की जब हम बात करते हैं तब हिंदुज्म जैनिज्म वहां पर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 89 का स्टेटमेंट सेकंड गलत है, फर्स्ट इज राइट। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। ठीक है, हिंदी में भी वही है कि हिंदू राजा जो हरिसेन था, उसने अपने राज्यसभा के सदस्य द्वारा अजंता की गुफाओं को संरक्षण किया, मतलब पैसा देना, है ना, हर एक चीजों को प्रोवाइड कराना जिससे वो सारी चीजें बिना रुके चलती रहे। ठीक है, और हिंदी में और जो कारण है इसका वो गलत है, जिसमें लिखा गया कि ये हिंदू जैन से भी रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 90 है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ठीक है, वही असर्शन रीजन वाला। तो देखिएगा, द टर्म गोथिक, जो शब्द गोथिक है, was coined by the Renaissance artists in order to portray their predecessor as Goths और barbarians। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि जो रेनेसांस वास्तुविद है, मतलब आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने अपने पूर्वज को गोथ्स अथवा बारबेरियन प्रस्तुत करने हेतु गोथिक शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये वाला जो असर्शन है वो सही है। ठीक है, जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने ऐसा शब्द यूज किया अपने पूर्वजों के लिए। रीजन देखते हैं, तो देखिए, द टर्म इज अप्लाइड टू आर्किटेक्ट यूजिंग पॉइंटेड आर्च, रिब, वॉल्ट एंड फ्लाइंग बटरेस बिटवीन 12th to 15th सेंचुरी। ठीक है, तो जो रीजन दिया गया है यहाँ पर, इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट, है ना, तो जो रीजन है वो भी सही है, बट हम ये नहीं कह सकते कि इसी का, है ना, गोथिक शब्द से ही रिलेटेड, मतलब उस वे में नहीं जा रहा वो जो असर्शन में कहा गया था, है ना, अपने पूर्वजों के लिए। इसमें तो बस ये कह दिया गया कि गोथिक में क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही सत्य है, ट्रू है, बट जो रीजन है असर्शन का वो सही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ लीजिए। अभिकथन है, रेनेसांस वास्तुविदों द्वारा अपने पूर्वजों गोथ्स एवं बारबेरियन प्रस्तुत करने के लिए गोथिक शब्द का प्रयोग किया गया। कारण क्या है, तो 12वीं से 15वीं शताब्दी तक पॉइंटेड आर्चेज, मतलब एक पॉइंट से मिल रहे हैं आर्चेज,
ठीक है, उसको पॉइंटेड आर्चेस कहते हैं। रिब वॉल्स, ठीक है, जो ऐसे रिब्स वॉल्स होती है ना, वॉल्स। और फ्लाइंग बट्रेस, जो बाहर से सपोर्ट दिया जाता है, फ्लाइंग बट्रेस कहते हैं उसे, का प्रयोग कर वास्तुविदों में प्रयोग किया गया। तो बिल्कुल सही है, कारण भी और अभिकथन भी, बट हम इसको इंटर रिलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ए और दोनों क्या है, सत्य है, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो ये आपके 90 प्रश्न हो गए। अगले 10 प्रश्न आपके इमेज बेस्ड रहेंगे, तो उसको जितना अच्छे हो सके अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है आजकल खूब इमेज बेस्ड आ रहे हैं, चाहे वो आपके अब डीएसएसबी के एग्जाम हो, या आपके एनवीएस या केवीएस के एग्जाम हो, या नेट के एग्जाम हो। ठीक है, आपकी इमेज बेस्ड, आपकी इमेज पावर देखेंगे कि आपने उस पेंटिंग, उस स्कल्पचर, उस इंस्टॉलेशन जो भी प्रिंट है, उस सबको कितना अच्छे से देखा। तो देखिएगा, ये आपको पता ही है, पल्लवों के द्वारा बनाया गया एक बड़ा सा पाषाण, मतलब जो ग्रेनाइट का बना हुआ है, अच्छे से दिख रहा है, उसको बाहर से तराश कर, एनग्रेव कर कर तराश कर बनाया गया है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 91 है, द रिलीफ वाज क्रिएटेड टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ किंग। तो यहाँ पे बताया गया कि किसकी विक्ट्री यानी जीत को यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए इसको बनाया गया। तो यहाँ पे रहेगा नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। ठीक है, इनकी विक्ट्री यानी इनकी विजय के उपरांत इसको यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, द मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड एट, इसकी लोकेशन पूछे कि कहाँ पर स्थित है, तो ये महाबलीपुरम के अंदर स्थित रहेगा। ठीक है, 93वां क्वेश्चन है, देखिएगा, द रिलीफ इज मेड ड्यूरिंग विच डायनेस्टी, तो डायनेस्टी जो राजवंश था इस समय कौन सा था, तो पल्लवों के अंतर्गत इसको बनाया गया। अगला प्रश्न देखिएगा इससे रिलेटेड, द डिसेंट ऑफ गंगा इज ऑल्सो नोन एज, जो डिसेंट ऑफ गंगा है जिसे हिंदी में गंगा अवतरण कहते हैं, किस रूप में जाना जाता है, वो यहाँ पर पूछा है। तो अर्जुन की तपस्या के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। अगर डिसेंट ऑफ गंगा को अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर ये वाला जो स्कल्पचर देख रहे हो, ये भागीरथी का स्कल्पचर है, मतलब पूरे उस पाषाण में, उस चट्टान पे तराशा गया, और गंगा को कैसे वो तपस्या करके धरती पे उतारा वो दिखाया गया यहाँ पे। ठीक है, और इसी पूरे पत्थर को क्या कहा जाता है, अर्जुन की तपस्या। नेक्स्ट देखिएगा, नेम द स्टोन, स्टोन के बारे में बताना है जो यहाँ पर यूज किया गया, जिसके ऊपर ये कार्विंग हुई है रिलीफ स्कल्पचर में। तो आपको पता ही है क्या है, तो ग्रेनाइट का चट्टान है बड़ी सी, जिसपे ये सारा कुछ तराशा गया है। तो आई होप ये पांचों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। एक पर्टिकुलर मूर्ति, पेंटिंग या प्रिंट या इंस्टॉलेशन कुछ भी हो, उसको अच्छे से आपको देखना है, समझना है, और उसके अनुसार अपना तैयारी करना है। तो देखिए, लास्ट के जो 5 प्रश्न है वो है इस पोस्टर से, जो लोत्रेक ने बनाया था। ठीक है, लोत्रेक का लास्ट टाइम भी एग्जाम में आया, तो जितना हो सके देखो, जो आपके सिलेबस में है इंक्लूड है, उसको अच्छे से देखते रहिए। ठीक है, तो देखिएगा, ये पोस्टर है मॉलिन रोज का, जो एक बार था जहाँ पर ऐसी डांस, बैले डांस टाइप का कुछ होता था, तो उसी के लिए लोत्रेक ने ये वाला पोस्टर बनाया था, है ना, लिथोग्राफी के अंदर। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टाइल ऑफ आर्ट मूवमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर्ट वर्क। ठीक है, किस टाइप का इन्होंने यहाँ पर यूज किया या रिप्रेजेंट किया, ठीक है, किस कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया, तो फ्रेंच आर्ट नूबे का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ्रेंच आर्ट नूबे यहाँ पे माना गया आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, हु क्रिएटेड दिस आर्ट वर्क। ठीक है, इस कलाकृति के रचनाकार कौन है, तो टॉल्स्टॉय लोत्रेक। ठीक है, क्या रहेगा हिंदी में, देखिए तुलूस ला करके आया हुआ, तो लोत्रेक ध्यान रखिएगा, लोत्रेक। ठीक है, टॉल्स्टॉय लोत्रेक इसका पूरा नाम रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दिस आर्टवर्क क्रिएटेड इन द ईयर, इसको कब बनाया गया था, तो 1891 में इसको बनाया गया था लिथोग्राफी के अंदर। और देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, दिस आर्टवर्क डिपिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें क्या दिख रही है, तो ये जो नाच रही है ना, तो ये डांस कर रही है। ठीक है, और ये डांसर ऐसी वैसे नहीं है, प्रोफेशनल डांसर। कौन सी, तो कैन कैन डांसर इन्हें कहते हैं। ठीक है, नर्तकी है ये, कौन सी, तो कैन कैन डांसर, कैन कैन डांसर। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखिएगा, दिस आर्टवर्क वाज क्रिएटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोडक्शन टेक्निक। आपको पता ही है कि जब हम प्रिंट का यूज करते हैं, मशीनों का यूज करते हैं, तो एक बार हमारी प्लेट बनती है और उसमें हम हजारों लाखों प्रिंट छाप सकते हैं। तो वही रिप्रोडक्शन यानी एक के बाद एक जब हम तैयार करते हैं, प्रिंट करते हैं,
तो उसमें से कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया था? आपको पता है लिथोग्राफी का यहाँ पर यूज किया गया। लिथोग्राफी आप करते हैं तो पहले टाइम में आपको एक दो ही कलर की टोन मिलती है, बट ये 4 कलर टोन में इन्होंने ये पोस्टर प्रिंट किया है। ध्यान रखना, 4 कलर लिथोग्राफी में ये आपको पोस्टर दिखेगा, जिसमें आप येलो, ऑरेंज, ब्लैक, ये सारे कलर वहां पर आपको विजिबल है। ठीक है, तो ये आपके 100 प्रश्न थे आपके नेट के एग्जाम के, जो आपका हुआ था 24 फरवरी 2023 के। ठीक है, 2023 का ये पेपर था और पूरे 100 प्रश्न आपने कर लिए। इसकी आपको लिंक इस पूरे पीडीएफ की मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप दोबारा खुद अटेम्प्ट कीजिए, समझिए और जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तैयारी कीजिए, क्योंकि ये कई सारे आते हैं और आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत सारा मदद करेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो अपने कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिले होगा, जानने को मिले होगा। और केशव दिस साइड एंड साइनिंग ऑफ।